प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट में आज मैं इंटेलिजेंस यानी कि इसको हम बुद्धि कहते हैं, उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हम बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राय करते रहते हैं। उस व्यक्ति में बुद्धि कम है, उसमें ज़्यादा तेज है, वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बुद्धि का प्रयोग करते रहते हैं। अच्छा कार्य करता है तो उसको जीनियस कहा जा सकता है। जिसका दिमाग धीरे धीरे चलता है उसको मंद बुद्धि वाला कहा जा सकता है। ये कुछ बुद्धि के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हैं, परंतु जो बुद्धि का एक प्रमुख एग्जाम्पल या उदाहरण हमको प्राप्त होता है वह यक्ष युधिष्ठिर का संवाद की बात आती है। महाभारत काल में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। उसमें यक्ष ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे पांचों भाइयों को, सब ने अलग अलग जवाब दिए थे, परंतु यक्ष युधिष्ठिर के बातों से संतुष्ट हुआ था और फिर इसकी एक अलग कहानी है। तो ये व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण का ही उदाहरण है। बुद्धि के क्षेत्र में कई लोगों ने काम किया, जिसमें प्रमुख रूप से लवेटर, गाल्टन, बिने, पियर्सन है, प्रमुख रूप से हैं। परंतु ये सभी मनोवैज्ञानिक भी किसी एक बिंदु पर सहमत नहीं हो पाए कि बुद्धि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या किस स्तर पर बुद्धि का क्या स्तर होता है। हमको यहाँ पर बुद्धि की परिभाषा कई हैं, परंतु जो आपको अच्छी लगे वो एक या दो याद कर लेना। एक वुडवर्थ की छोटी सी परिभाषा है, बुद्धि क्षमता प्राप्त करने की क्षमता है। बुद्धि क्षमता प्राप्त करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एक्वायर कैपेसिटी। बुद्धि क्षमता प्राप्त करने की क्षमता है। कोई नवीन क्षमता आप तो प्राप्त करनी है तो वो बुद्धि बताती है। दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। छोटी सी परिभाषा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरी परिभाषा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। जो मूर्त है उसको तो हम देख सकते हैं, अमूर्त है जिसको नहीं देखा जाए वो अमूर्त कहलाता है, जिसकी कोई मूर्त नहीं हो तो वो कहलाता है। तो टर्मन ने बताया कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये बुद्धि के परिभाषा हो सकती हैं। अब बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं? बुद्धि को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, दूसरी मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि इसको कहते हैं कि जिसके द्वारा हम शब्दों को, व्याख्याओं को, संख्याओं को, सूत्रों को, चिन्हों को एवं चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने की योग्यता हो या कौशल है, उस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो हम अमूर्त बुद्धि, इसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम प्लस का निशान बनाते हैं तो ये क्या डिनोट करता है कि हमको किसी 2 अंकों को या 4 अंकों को जोड़ना है। तो ये आपके अमूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल है। मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि किसको कहते हैं? मूर्त या यांत्रिक बुद्धि उसको कहते हैं जहाँ पर हमको किसी कार्य को करना होता है, जैसे मशीन और यांत्रिक औजारों का प्रभावी ढंग से चलाना या सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, नृत्य सीखना, खेल खेलना, ये मूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस, ये वो बुद्धि है जिसमें व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में समूह के सदस्यों के साथ समायोजन करता है, व्यवहार या मित्रता निभाता है। तो ये बुद्धि के प्रकार हो गए। अब आपको बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख रूप से पहला आता है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक में क्या आते हैं? प्रमुख रूप से वापिस 2 होते हैं, प्रजातीय और पैतृक।
आनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि इसके परदादा इतने होशियार थे, इन्होंने ये बड़े बड़े बिजनेस स्थापित किए, तो उनके लड़के ने ये किए, पोते ने किया, बेटे ने ये किया, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रजाति में क्या होता है कि ये माना जाता है कि कुछ जाति या कुछ समाज में लोग ऐसे होते हैं कि वो होशियार हैं, तो उनकी संतानें भी होशियार होती हैं। इसमें अपन गांधी जी का एग्जाम्पल लें, नेहरू जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पैतृक आपको बता दिया, जो पेरेंटल मिलता है, पिताजी से मिलता है, दादाजी से मिलता है। सामाजिक कार्य में क्या होता है, परिवार है, परिवार के सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो बच्चा भी सोचता है कि माता पिता पढ़े लिखे, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। पास पड़ोस के साथ जिनके साथ बच्चा खेलता है वह भी बुद्धि को प्रभावित करता है। पड़ोस के बच्चे पढ़ेंगे तो अपना बच्चा भी देख के पढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। विद्यालय में उसकी संगत किसके साथ, किन व्यक्तियों के साथ वो उठता बैठता है, वह भी प्रभाव डालता है। शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर किस प्रकार का ज्ञान देता है, टीचर के पढ़ाने का क्या तरीका है, पाठ्यक्रम कैसा है, अनुशासन कैसा है, ये प्रमुख फैक्टर किसी व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करते हैं। एक बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। ये जो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट है उसकी जानकारी सर्वप्रथम स्टर्न ने दी थी 1912 में। ये न्यू टाइप वगैरह में आ सकता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू जिसको अपन कहते हैं, इसका आईक्यू कम है ज़्यादा है, तो ये स्टर्न ने ये कंसेप्ट दिया था 1912 में। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी व्यक्ति की आईक्यू कैसे पता किया जाता है, उसकी मानसिक आयु कितनी है और वास्तविक आयु कितनी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज मल्टीप्लाइड 100, इससे व्यक्ति की आईक्यू का पता चलता है। मानसिक आयु कितनी है और वास्तविक आयु कितनी है। मानसिक आयु से मतलब ये कोई छोटे 8 साल का बच्चा और 15 साल के बच्चे का काम कर लेता है तो उसकी वो मानसिक आयु कहलाती है। इसके अलावा आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है इन्होंने कि एक कोई स्टैंडर्ड ले लिया जिसका आईक्यू 140 से अधिक कहलाता है, उनको हम बोलते हैं प्रभावशाली, जीनियस लोग होते हैं, और उनकी संख्या समाज में बहुत कम होती है, जीनियस की 1%। इसके बाद आईक्यू जिसका 120 से 140 वाला होता है, इनकी संख्या 5% होती हैं और इनको प्रखर बुद्धि वाले बोला जाता है। 111 से 120 वाले कहलाते हैं तीव्र बुद्धि वाले, और 91 से 110 तक कहलाते हैं सामान्य बुद्धि वाले। इसके बाद की बुद्धि मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, अब इनको लोग बाग अपन ऐसा कहते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये शब्द हम काम में लेते हैं, परंतु वो उपयुक्त नहीं है। तो ये आपका आज बुद्धि के बारे में छोटी सी जानकारी थी। बुद्धि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के बुद्धि होती हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक और